आपने कहा कि भाजपा के अंदर अभी ये हिम्मत नहीं आई है, लेकिन गडकरी के जो ये बयान है सिद्धार्थ, बीजेपी के अंदर इसको लेकर काफी हलचल मच गई है। और जितने भी, क्योंकि ये पूरा संकेत जो टॉप नेतृत्व है, टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उसको देख के दिया गया है। तो फिर गडकरी के का जो ये बयान है, इसका क्या रेपरकशन आपको लग रहा है कि सारे नेता चुप रहेंगे, या वाकई में कोताहल जैसी स्थिति होगी पार्टी के अंदर और इसका कोई एक इम्पैक्ट दिख सकता है? क्योंकि गडकरी ऐसा तो जैसे नहीं है कि बार बोले, इसके पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन अब उनका ये कहना बिल्कुल खुले तौर पर कि हम होशियार हैं, मैं साहब बन गया हूं, मैं दूसरों को कुछ गिनता ही नहीं, और फिर उस साथ में उन्होंने सत्ता, सम्मान, ज्ञान, धन, शक्ति सबकी बात कर डाली। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से खुला खुला उन्होंने मोदी जी के लिए बोला है। इसके पहले वो हो सकता है दबे स्वर में बोल रहे हो, लेकिन ये तो बहुत ही डायरेक्ट हिट है एक तरीके से मोदी पर। जी, मेरे ख्याल से अचल जी और सिन्हा जी ने जो बोला उससे मेरी समझ में ये आया कि मेरे पास एक बाइक है, वो स्टार्ट करते हैं तो उसका स्पार्क प्लग तो ठीक है, लेकिन इंजन में आग लगने के लिए उतना पेट्रोल भी तो होना है। मेरे पेट्रोल टैंक अगर खाली होगा तो मेरे ख्याल से गडकरी जी इस तरह का स्पार्क प्लग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं आग लगाने की, लेकिन अब इंजन में पेट्रोल कितना है पेट्रोल टैंक में, तभी तो इंजन चलेगा। तो मेरे ख्याल से यही बात अचल जी कह रहे हैं। खैर, लेकिन गडकरी जी का प्रधान जी के ऊपर जो सीधा कटाक्ष है वो देखिएगा ठीक से तो सही भी है और स्वाभाविक भी है। वो सही इसीलिए है क्योंकि प्रधान जी का जो भव्य दिखावा वाला जीवन है, उनका जिस तरह का चाल चलन है, वो आरएसएस के चाल चरित्र चेहरा से बहुत अलग है। इसीलिए उनका जो गडकरी जी का सवाल उठाना है वो सही भी है। दूसरी तरफ वो स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि संगठन, कोई भी संगठन हो दुनिया में, आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी संगठन हो, उसका एकमात्र लक्ष्य हमेशा सत्ता होता है। विचारधारा संगठन के लिए एक नारा होता है जो समय समय पर वो नारा बदलते रहता है। चाहे भारत विभाजन के समय कांग्रेस ने पाकिस्तान के जिन्ना की मांग को मान लिया हो, या 1999 में अटल जी के एनडीए ने मंदिर मुद्दे को ठंडे में बस्ते में डाल दिया हो, दोनों ने तो अपने अपने विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि सत्ता आनी थी। तो सत्ता आनी है तो संगठन हमेशा सत्ता के लिए जाता है, उसके लिए विचारधारा हमेशा एक स्लोगन होता है, वो एक नारा होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और हर संगठन के इस पाखंड को उसके सदस्यों का भी पूरा का पूरा समर्थन रहता है, क्योंकि सदस्यों को भी तो विचारधारा नहीं चाहिए, उनको भी तो सत्ता में हिस्सा चाहिए होता है। इसीलिए गडकरी जी अगर कुछ कहेंगे तो उसकी सुगबुगाहट में कभी आपको मिलेंगे क्या कहते हैं, मोहन भागवत जी उसी तरह की भाषा बोलते हुए, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। इसीलिए संगठन के जो सदस्य भी होते हैं उनको भी तो सत्ता का क्या कहते हैं एक हिस्सा चाहिए होता है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन हमेशा प्रतिनिधि लोकतंत्र में ही पैदा होता है, न तो तानाशाही में कोई संगठन होता है और न ही सहभागी लोकतंत्र में कोई संगठन होता है। तो संगठन न तो आपको नॉर्थ कोरिया में मिलेगा, न ही स्विट्जरलैंड में मिलेगा, क्योंकि एक जगह तानाशाही है और दूसरी जगह पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है। वहां पर जहां पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है वहां डिसेंट्रलाइजेशन होता है, नागरिकों के पास सत्ता होती है, उनको संगठन में जुड़ने का कोई कारण ही नहीं होता। प्रतिनिधि लोकतंत्र में समस्या यह हो जाती है कि वोटर से ज्यादा क्योंकि प्रतिनिधि पावरफुल हो जाता है, ऐसे में लाखों लोग जो दशकों तक, कई सालों तक मेहनत करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वो देखते हैं कि सत्ता उनको नहीं मिलती, किसी कल के आए हुए आदमी हीरो रहता है, फटा पोस्टर निकला हीरो, नेता कोई दूसरा बन जाता है। तो ऐसे में लोग सिस्टम से निराश होकर पावर के लिए संगठन में जुड़ते हैं ताकि संगठन से हमको सत्ता मिले। अब पिछले 11 साल से सत्ता का केंद्रीकरण पूरा हो गया है। भले आरएसएस बहुत बड़ा संगठन है लेकिन सत्ता उसके पास नहीं है। ठीक है, जिस तरह से अचल जी ने कहा मोदी जी की सरकार ने आरएसएस को सुविधाएं बहुत दी होंगी, हम मानते हैं उनके पास सुविधाएं बहुत मिली हैं, जेड+ की कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई होगी, लेकिन सत्ता तो नहीं मिली ना। सत्ता का तो क्या कहते हैं, सत्ता का तो हिस्सेदारी मोदी जी नहीं दे रहे हैं, सत्ता केंद्रीकरण हो गया है। इसीलिए मेरे ख्याल से आरएसएस के अंदर से इस तरह की सुगबुगाहट आपको मिल रही है कि सत्ता छोड़ने की जो मांग है कि आप 75 साल हो गया सत्ता छोड़ दीजिए, आप साहब बन गए सत्ता छोड़ दीजिए, मतलब अलग अलग इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स रेज किए जाएंगे कुछ सदस्यों द्वारा, जो अच्छा, उनका भी कहने के पीछे कोई विचारधारा नहीं होती है। विचारधारा केवल ये रहती है कि सत्ता 11 साल तक तुम ही रखोगे या हमको भी मिलने वाली है, हमको क्योंकि नहीं दे रहे हो, इसलिए मैं कुछ एक तर्क मढ़ दूंगा और वो तर्क मढ़ के मैं कहूंगा कि इस तर्क के आधार पर हम तो, क्योंकि भैया विचारधारा की संगठन है, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये चीज, मतलब एक तरफ तो हम जान रहे हैं कि संघ की ओर से मोदी जी के ऊपर कभी 75 साल का कभी कुछ कुछ दबाव है, लेकिन सत्ता मोदी जी के पास है, सत्ता मोदी जी से कोई संघ छीन तो नहीं सकता।
मोदी जी को वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से छोड़ना पड़ेगा। अब मोदी जी मान लीजिए स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 1 आध साल में संघ जो है ना, पूरे भारत में लोक स्वराज्य की बात, प्रतिनिधि लोकतंत्र की भी वो बात करने लगे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। संघ ये भी कहेगा कि भारत को स्विट्जरलैंड की तरह हो जाना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ग्राम सभा को बहुत ज्यादा पावर मिलना चाहिए, ऐसा भी संघ कहेगा। क्योंकि दिक्कत यह है कि संघ के लोगों को पिछले 11 साल से सुविधाएं खूब मिली, सत्ता नहीं मिली, और संघ अपने आप में, क्योंकि देखिए संघ और संस्था अलग होती है। संस्था में जब लोग जुड़ते हैं ना, तो सेवा के लिए जुड़ते हैं। किसी संगठन में आदमी जुड़ता है तो सेवा के लिए नहीं जुड़ता है, वो सत्ता के लिए जुड़ता है। आरएसएस के नाम में ही संगठन है, तो संगठन का काम ही है सत्ता, और सत्ता मिली तो, लेकिन सत्ता मिलके केंद्रीकरण होके कि मोदी जी के पास चली गई, तो बाकी लोगों के पास क्या मिला? तो जिस काम के लिए वो बनी है, एक संगठन का काम ही होता है सत्ता, और सत्ता उनको अगर नहीं मिल रही है तो उनके अंदर से इस तरह की ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है उनकी, कि ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया में वो कह रहे हैं कि सत्ता एक केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, 75 साल हो गए, आप सत्ता छोड़ दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दबाव, हाँ यहाँ पर मैं अब राजनीति पर आता हूं बहुत संक्षिप्त में। ये सच है कि मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है संघ की ओर से, ये भी सच है कि मोदी जी संघ परिवार से आते हैं, लेकिन ये जो दबाव है, ये केवल एक जिसे कहते हैं ना सात्विक दबाव है। मतलब आपको एक तरह से उपदेश दिया जा रहा है, आप उपदेश नहीं मानिएगा तो कोई कुछ कर तो नहीं सकता ना। संघ जबरदस्ती मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद से हटा तो नहीं सकता। तो ऐसे में दबाव भले प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत ज्यादा हो, 75 साल का दबाव हो, क्या कहते हैं वानप्रस्थ का दबाव हो, सन्यास का दबाव हो, वेद का दबाव हो, उपनिषद का दबाव हो, मनुस्मृति का दबाव हो, चाहे वो मोहन भागवत जी का दबाव हो, चाहे वो गडकरी जी का दबाव हो, लेकिन ये सारे दबाव जो हैं, ये एक तरह से सात्विक दबाव हैं, उपदेशात्मक दबाव हैं। इसमें क्योंकि कोई जबरदस्ती उनको निकाल नहीं सकता, तो वो दबाव को अगर झेल लेंगे और कहेंगे हम नहीं छोड़ रहे हैं, तब जाके ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि बाकी जो पूरा संगठन है ना, आरएसएस का जो बाकी लाखों कार्यकर्ता हैं, वो तो संगठन है, उनको तो सत्ता चाहिए। वो देख रहे हैं कि मैं सत्ता तो जिसको मैंने दी, वो खुद ही सत्ता लेके बैठ गया, मुझे तो उसकी मलाई मिली ही नहीं। तो आने वाले समय में ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये चीज यही खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से ये समस्या है, संगठन को चाहिए सत्ता, और सत्ता अगर केंद्रीकृत होकर मोदी जी के पास पहुंच गई है तो संघ ये दबाव बनाते रहेगा, और इस तरह की रस्साकशी, छीटाकशी और खींचतान चलते रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने कहा कि बस ये नूरा कुश्ती है। सिद्धार्थ, आपको क्या लग रहा है कि ये नूरा कुश्ती वाकई में ये नूरा कुश्ती ही है जो गडकरी जिसमें इंडल्ज कर रहे हैं, या गडकरी को कुछ हासिल होते हुए भी आपको दिख रहा है? क्योंकि ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि पहली बार इस तरीके का बयान नहीं है, उन्होंने कई मुद्दों पर कई बार इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन क्योंकि अब ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद ये आया है, इसलिए उसको ज्यादा और तूल मिल रही है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? पार्टी के ऊपर, गडकरी के ऊपर क्या हो सकता है? जी, एक तो स्पष्ट है कि ये नूरा कुश्ती नहीं है। गडकरी जी को चाहिए, और चाहे वो गडकरी जी हों या मोहन भागवत हों, वो जो कह रहे हैं वो इनकी इच्छा है, यहाँ पर नूरा कुश्ती नहीं है। लेकिन बात यह है कि सत्ता कोई कलम नहीं है नीलू जी कि आपने रख दी मैंने उठा ली। सत्ता छीननी पड़ती है, सत्ता कभी भी किसी के झोली में आके गिरती नहीं है। आप याद कीजिएगा 2014 में जब लोकसभा चुनाव होने से 1 साल पहले जब बीजेपी की कार्यकारिणी बैठी हुई थी गोवा में, एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव, और मोदी जी को लगा कि मुझे प्रधानमंत्री का ये बनना है, तो उन्होंने वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग में जाने के बदले कहीं छत्तीसगढ़ में जाके एक जनसभा की, रैली की, जिसमें पीछे उन्होंने मॉडल डाल दिया भारत के लाल किले का। तो आपको सत्ता को चैलेंज करना पड़ता है और सत्ता छीननी पड़ती है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आने वाली है कि पिछले 14 साल में, जिस तरह से अटल जी ने कहा कि मोदी सरकार, देखिए आरएसएस भी जो है ना वो कई लेयर्ड संगठन है, उसमें छोटे कार्यकर्ता भी हैं, वहां पर प्रचारक भी हैं, वहां पर विचारक भी हैं, और वहां पर कुछ नेता भी हैं। तो नेताओं को तो ये दुख है कि सत्ता का मजा मुझे नहीं मिल रहा है, सत्ता की मलाई या सत्ता का हिस्सा मुझे जितना मिलना था नहीं मिल रहा है, सारा सत्ता केंद्रीकृत हो गई है मोदी जी के पास। लेकिन मोदी जी ने बहुत समझदारी से पिछले 14 साल में क्या किया है कि आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी तो लाखों लोगों को दिया है। जैसे सिन्हा जी ने कहा या जैसे अचल जी ने कहा कि मान लीजिए कोई एक आदमी लेक्चरर है, वो 10 साल से प्रिंसिपल नहीं बन पाया था और वो सिर्फ आरएसएस का सदस्य था, उन्होंने सीधे आके उसको वाइस चांसलर अगर बना दिया। जो आदमी 10 साल से प्रोफेसर था, प्रिंसिपल नहीं बन पा रहा था, मोदी जी ने आके उसको सीधे किसी यूनिवर्सिटी का अगर चांसलर बना दिया,
तो उसको क्या दिक्कत है? उसको तो उस लेवल के, मतलब उस लेयर के, उस सतह के नीचे के सतह के लोगों को तो मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो उनकी उनकी औकात के अनुसार उनको कुछ सत्ता दे दी। दिक्कत यह है कि हायर लेवल में जो लोग हैं, जिस तरह से मोहन भागवत जी हैं या गडकरी जी हैं, तो आप सोचिए कि गडकरी जी का जो व्यक्तित्व है, क्या उसमें वो कोई केंद्रीय मंत्री बन के रहना उनके लिए, क्या उनकी औकात के लिए काफी है? उनका तो औकात या उनका कद ऐसा है कि आज नहीं तो कल मैं भारत का प्रधानमंत्री मुझे बनना है, टॉप बनना है। तो ये जो चैलेंज हो रहा है, देखिएगा सबसे मजेदार बात कि मोदी जी को जितना भी चैलेंज किया जा रहा है, मोदी जी पर जो भी कटाक्ष हो रहे हैं आरएसएस की ओर से, वो आरएसएस के नीचे के कार्यकर्ताओं से नहीं हो रहे हैं, आरएसएस के प्रचारकों से नहीं हो रहे हैं, ये आरएसएस के टॉप लेवल के लोगों से हो रहे हैं। चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हो, चाहे वो मोहन भागवत कर रहे हो, चाहे वो गडकरी जी कर रहे हो, नीचे के लेवल के लोगों को, क्योंकि मोदी जी ने लेक्चरर को, प्रिंसिपल जो नहीं बन रहा था उसको वाइस चांसलर बना दिया, तो वो काहे के लिए इस मुद्दे में पड़ेगा? उसके लिए तो मोदी जी की जय जय है। दिक्कत यह है कि जो हायर लेवल के लोग हैं, उनको जो और ऊंचा जाना था, उसमें मोदी जी सबसे बड़ा रोड़ा है। इसीलिए वो लोग मेरे ख्याल से इसको एक सात्विक दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्ता कभी भी सात्विक दबाव से किसी के हाथ में आते हुए हमने तो आज तक दुनिया में इस तरह का तो कहीं हमने देखा नहीं कि राम जी चले गए और राम जी पहुंच गए और रावण कहा कि आप आ गए हैं, आप लंका पर आ जाइए, हम चले जाएंगे। एक ही बार हुआ है पूरे